नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है करवट। मेरी खामोश प्रवृत्ति के कारण मैं मायके से लेकर ससुराल तक कभी प्रशंसा तो कभी व्यंग्यबाण झेलती रही। मैं चाहकर भी किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दे पाती थी। बस हर स्थिति में सामंजस्य बिठाकर चुप्पी ओढ़ लेती। मेरी इसी प्रवृत्ति का फायदा जीवन भर मेरे पति और उनके बाद मेरे पुत्र ने उठाया। इन सब बातों को सोचने के लिए मैं आज क्यों विवश हुई। आज लगता है कि उसकी शादी आंसू से कराकर मैंने बड़ी भारी भूल की। उसने अपने पिता का स्वभाव पाया था, वही शक्की मिजाज, वही अहंकारपूर्ण व्यवहार, वही हृदय को भेद देने वाले कटीले व्यंग्यबाण का कहना। आज रह रहकर पश्चाताप हो रहा है। मैं कैसे भूल गई कि बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते। आशु के पिता शुरू से ही अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे। लोकलाज और मेरी खामोश प्रवृत्ति ने कभी मुझे उनसे विद्रोह नहीं करने दिया। आज वही भूल मेरे हृदय को शूल बनकर चुभ रही है। अपनी इस भूल का एहसास शायद जीवन भर मुझे न हो पाता यदि मैं आशु की शादी रूपा से न कराती। आशु आए दिन रूपा को किसी न किसी बात पर डांटता फटकारता रहता। रूपा गृह कार्य में निपुण पढ़ी लिखी लड़की थी। आशु उसके हर काम में दोष निकालता रहता। शायद इसके पीछे मुख्य कारण रूपा का सौंदर्य था। आशु अपने साधारण व्यक्तित्व की तुलना में रूपा का आकर्षण व्यक्तित्व देखकर अक्सर कुढ़ता रहता। यही कारण था कि कभी रूपा उसे चरित्रहीन लगती तो कभी फूहड़ उसे नीचा दिखाकर आशु के अहम को संतुष्टि मिलती थी। यह वही आशु है जिसने अपने दोस्त विनोद की शादी में रूपा को देखकर मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह उसकी शादी रूपा से करा दूं। तब उसने स्वयं की तुलना उससे क्यों नहीं की थी? तब उसने क्यों अपने साधारण व्यक्तित्व को अनदेखा कर दिया था? आशु की सरकारी नौकरी और ऊंचे ओहदे ने उसकी सारी कमियों को ढक लिया तथा रूपा के पिता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। इस तरह रूपा इस घर आंगन में आ गई। शुरुआती दिन हंसी खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे आशु के भीतर का जहर बाहर आने लगा और एक एक करके उसके पिता की सारी विशेषताएं उसमें प्रकट होने लगीं। यदि कोई मित्र या संबंधी रूपा की प्रशंसा भर कर देता, उस समय तो वह हंस देता, लेकिन बाद में बेचारी को ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाता था। वह बेचारी मुँह सिर निर्दोष होकर भी सब कुछ सुनती रहती। अचानक किसी पर नज़र पड़ जाती तो उसके पीछे ही पड़ जाता कि वह जानबूझकर उस व्यक्ति को देख रही है। मुझे वह जानता था कि माँ तो गूंगी है, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था कि मेरी बहू भी गूंगी आ गई थी। आशु उसे जली कटी सुनाता रहता और वह सुनती रहती। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरे बेटे में मेरी प्रवृत्ति की बजाय अपने पिता की प्रवृत्ति ही क्यों मुखर हुई थी। ना जाने कितनी बार उसने अपने पिता के सम्मुख मुझे नीची गर्दन किए अपशब्द सुनते देखा था, लेकिन उसने कभी अपने पिता का विरोध नहीं किया। कभी मुझे नहीं कहा कि माँ, तुम ये सब क्यों सहन करती हो? तोड़ दो अपना मौन व्रत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं माँ होकर भी पुत्र से वंचित थी। आज फिर वह न जाने किस बात पर बहू पर गरज बरस रहा था। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा
थोड़ा सा खोला। आशु पलंग पर बैठा रूपा को लताड़ रहा था और वह बेचारी चुपचाप खड़ी उसकी जहरीली बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे रूपा के स्थान पर मैं खड़ी हूँ और आशु के स्थान पर मुझे उसके पिता नज़र आने लगे। मैंने दरवाज़ा जोर से धकेलकर खोल दिया। खबरदार आशु, जो अब बहू को एक शब्द भी कहा, तुम यह ना समझ लेना कि अगर बहू तुम्हारी बातें सहन कर रही है तो उसमें कमी है या वह कमज़ोर है। सुंदरता चरित्रहीनता का कारण नहीं होती। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। जानते बूझते भी तुम्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते शर्म नहीं आती। रूपा केवल तुम्हारी पत्नी नहीं है बल्कि बहू के रूप में मेरी बेटी भी है। इस घर आंगन की मान मर्यादा है। आज के बाद बहू पर किसी भी तरह की तोहमत लगाई तो मुझसे बुरा कोई न होगा। आज से इसे अकेली न समझना। आशु आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था। एक शब्द में उत्तर देने वाली माँ से इतने बड़े भाषण की उसे उम्मीद नहीं थी। रूपा मुझसे लिपटकर रो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। चल बहू, अपना सम्मान खोकर अगर किसी रिश्ते को जीवित रखा भी तो क्या रखा। इतना कहकर मैं रूपा को लेकर अपने कमरे में आ गई। आज मैंने अपनी खोई हुई आवाज़ को पा लिया है। मैंने आज महसूस किया कि यदि लड़ाई अपने हक की है तो आवाज़ उठाना गलत नहीं है। अगर हम सच्चे हैं तो उस सच्चाई के आगे एक न एक दिन सबको झुकना ही होगा। आज के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी न देखूं। मैं धीरे धीरे रूपा को समझा रही थी। आज मेरी जिंदगी ने करवट ली थी। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था और इस बदलाव को मैं महसूस कर रही थी। आशु खुद क्षमा मांगकर रूपा को ले गया। ऐसा नज़ारा देखकर मेरे होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।